मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम बीए पार्ट 2 की वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो का न्याय सिद्धांत पर डिस्कशन करेंगे। तो प्लेटो की जो न्याय की जो थ्योरी है, प्लेटो की जो थ्योरी है, उस पे प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के संबंध में अपने जो विचार व्यक्त किए। तो प्लेटो के जो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट था और उसकी बहुत ही फेमस जो बुक है रिपब्लिक, तो उसका जो टाइटल था, जो उसका शीर्षक था, वो कंसर्निंग ऑफ जस्टिस, न्याय से ही संबंधित है। अब उसके आइडियल स्टेट का जो कंसेप्ट था वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जस्टिस जो है क्या था, न्याय की स्थापना करना ही था। क्योंकि उसका जो कंसेप्ट था, उसका जो मानना था कि यदि राज्य में फिलासफर किंग के द्वारा न्याय की स्थापना की जाएगी तो कैसे होगी न्याय की स्थापना, जब उसमें जो है राज्य में न्याय की स्थापना हो जाएगी तभी हमको आदर्श राज्य की प्राप्ति होगी। जो हम आइडियल स्टेट का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, उसके लिए उस फिलासफर किंग का क्या जो रोल होगा, उसके माध्यम से ही हमें आदर्श राज्य की प्राप्ति हो पाएगी। तो उसमें से जो प्लेटो की जो है प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस की जब हम बात करते हैं, तो जो प्लेटो की जो है इसके न्याय से संबंधित जो उसके सिद्धांत हैं, उसके पूर्व हमको उन चीजों का भी एनालिसिस करना होगा कि प्लेटो ने अपने जो सिद्धांत दिए, क्योंकि जब भी कोई थ्योरी डेवलप की जाती है उसके पूर्व जो प्रेजेंट टाइम में उस समय जो न्यू पहले ओल्ड थ्योरी होती है, उस ओल्ड थ्योरी का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। और उस ओल्ड थ्योरी का स्टडी करने के बाद फिर उस पे जो है करेक्शन या संशोधन करते हुए अपनी न्यू थ्योरी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। क्योंकि रिसर्च भी जब ऐसे होते हैं तो रिसर्च में भाई रिव्यू ऑफ लिटरेचर की जब बात होती है, साहित्य के पुनर्लोकन की बात होती है, तो पहले देखा जाता है कि जो हमारा टॉपिक, इसके पूर्व इस टॉपिक पर कितने रिसर्च हो चुके हैं। तो जो प्लेटो का जो न्यायिक सिद्धांत है, इससे हम ये देखते हैं कि इसके पूर्व न्याय के कितने जो है स्वरूप वहां पर प्रेजेंट थे। ट्रेडिशनल थ्योरी, प्लेटो के न्याय के समय वहां पर जो है न्याय का, वहां पर न्याय का एक जो है परंपरावादी सिद्धांत, ट्रेडिशनल थ्योरी जो है उस समय प्रेजेंट थी। उस सिद्धांत के मानने वाले लोग थे सिफालस और पोलीमार्कस, जो कैंडिडेट थे उस ट्रेडिशनल थ्योरी को क्या करते थे, फॉलो करते थे। उस ट्रेडिशनल थ्योरी के बाद कुछ समय के बाद फिर न्याय का जो है रेडिकल थ्योरी आई, जो न्याय का उग्रवादी सिद्धांत है। न्याय के उग्रवादी सिद्धांत के समर्थक जो फॉलोवर थे थ्रेसिमेकस थे। इसी में कहते हैं कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, कि यदि कोई शक्ति पावरफुल व्यक्ति है, उसका कहीं पर इंटरेस्ट है, तो उसका हित प्राप्त हो जाना ही उसके लिए न्याय है। क्योंकि जब कोई पावरफुल व्यक्ति होता है तो अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जब अपने किसी भी साधन का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, तो उसके लिए थ्रेसिमेकस कहते हैं कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। ये न्याय का क्या है, रेडिकल थ्योरी है, अर्थात न्याय का उग्रवादी सिद्धांत है जो है। इसी को क्रांतिकारी थ्योरी भी कह देते हैं। इसके बाद जो है
इस प्रकार प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के को डेवलप करते हुए उन्होंने अपने से पूर्व और एक उग्रवादी सिद्धांत के बाद जो है प्रैग्मेटिक थ्योरी आती है, न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत, इसके फॉलोअर जो है ग्लाउकन है। तो इस प्रकार प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को देते हुए उस समय के तत्कालीन जो है न्याय से संबंधित जो सिद्धांत थे उनको क्या करते हैं, उनको अस्वीकार करते हैं। उनको अस्वीकार करते हुए अपने न्याय सिद्धांत की प्रतिपादन करते हैं। क्योंकि प्लेटो ने अपने जो प्रसिद्ध पुस्तक जो रिपब्लिक है, वो उसका जो टाइटल या शीर्षक है कंसर्निंग ऑफ जस्टिस की जब बात करते हैं न्याय से ही रिलेटेड है। और उनके आइडियल स्टेट का मुख्य जो कंसेप्ट था, उसका मुख्य कंसेप्ट ये था कि उस राज्य पर न्याय की स्थापना करना ही है, क्योंकि जब तक उस राज्य पे न्याय की स्थापना नहीं हो जाएगी तब तक वह आदर्श राज्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसके पूर्व भी हमने उनकी कंडीशन पे जो है डिस्कशन किया था, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ प्लेटो की जब बात हुई थी। तो प्लेटो की जब बैकग्राउंड की बात किया तो हमने ये बताया था जो है वहाँ कि प्लेटो ऐसा करने के लिए या ऐसा सोचने के लिए क्या उनके सामने कंडीशंस थी। तो इनका जो आदर्श राज्य का कंसेप्ट है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, अब न्याय की बात करते हैं। अब प्लेटो के अकॉर्डिंग उसकी कैसे न्याय के सिद्धांत होना चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि मानव आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जो मनुष्य की जो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, मानव आत्मा में ह्यूमन कॉन्शियसनेस में कितने प्रकार के फीचर्स पाए जाते हैं, उसमें 3 फीचर्स पाए जाते हैं। और उस 3 जो है गुणों के आधार पर ही व्यक्ति के कार्य क्षमता को क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। और उस जो है कार्य क्षमता के आधार पर लोगों का क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है कि किस वर्ग का लोग, किस क्लास का कैंडिडेट कौन सा वर्क जो है कर सकता है। तो प्लेटो के अनुसार जो है मानव आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। और उस जो गुणों का आधार होगा तो उसमें यह कि जहां प्रधान लक्षण होगा, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ जो है एक क्या होता है, जो है उसकी कुछ प्रधानता होती है। उसी के प्रधानता के आधार पर उसके अंदर क्या होता है, सद्गुण वर्चु होता है। उस वर्चु या सद्गुण के आधार पर ही उस व्यक्ति को उस किस वर्ग या क्लास में रखा जाएगा ये डिसाइड किया जाता है। तो जब प्रधान लक्षण की बात होती है तो पहले पॉइंट में प्लेटो कहते हैं कि जहां पर ज्ञान की प्रधानता होती, प्राइमेसी ऑफ नॉलेज की बात होती है, वहां उसका सद्गुण या वर्चु क्या होगा, विजडम या विवेक होगा। और जब वो विजडम जो है या विवेक होगा तो उस व्यक्ति को शासक या जो है शासक या फिर जो है शासक वर्ग में रखा जाएगा या दार्शनिक वर्ग में रखा जाए। शासक या दार्शनिक, उसको कहते हैं फिलासफर किंग, दार्शनिक राजा या शासक। सेकंड पॉइंट में कहते हैं जो है मनोवेग की प्रधानता, प्रिपोंडरेंस ऑफ द माइंड। जब मनोवेग की प्रधानता होती है तो उसके अंदर क्या होता है, करेज या साहस होता है। और जब उस मनोवेग की प्रधानता की वजह से उसका प्रधान लक्षण है, उसका वर्चु या सद्गुण होगा, साहस या करेज होगा, तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा, इस प्रकार का जो कैंडिडेट होगा, वो किस वर्ग में रखा जाएगा, सैनिक वर्ग में रखा जाएगा। उस सोल्डर के रूप में होगा, सैनिक सेवाएं देंगे जो है।
और जब तीसरे प्रकार की बात होती है तृष्णा की प्रधानता, प्रिपोंडरेंस ऑफ द क्रेविंग की जब बात होती है तो उस पर क्या हो, उसके अंदर सद्गुण क्या होगा, संयम होगा, रिस्ट्रेंट होगी। वो किस पे रखा जाएगा, प्रोडक्टिव क्लास में रखा जाएगा, उत्पादक वर्ग में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत की बात करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जिसके अंदर ज्ञान की प्रधानता होगी उसके अंदर सद्गुण विवेक होगा, और जब विवेक होगा तो वो शासक या जो है दार्शनिक वर्ग में रखा जाएगा। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं कि जिसके अंदर मनोवेग की प्रधानता होगी वो साहस उसके अंदर होगा, और जब साहस होगा तो सैनिक वर्ग के रूप में रखा जाएगा। और इस तृष्णा की प्रधानता होगी तो उसके अंदर संयम होगा, और जब संयम होगा तो प्रोडक्टिव क्लास में रखा जाएगा, उत्पादक वर्ग में रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में जो प्लेटो कहते हैं कि जो न्याय है, तो अब इसी पे जो वो कोटेशन बना के देना चाहते हैं, तो पहले से शासक और जो सैनिक वर्ग है वो किस में आएगा, गार्जियंस क्लासेस में आएगा, संरक्षक वर्ग में आएगा। तो कहते हैं कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के बीच, अब आप समझ सकते हैं कि जो वर्ग कौन से हैं, शासक या सैनिक वर्ग, शासक या दार्शनिक वर्ग जो फिलासफर किंग है, सैनिक और उत्पादक वर्ग। प्लेटो कहते हैं कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के बीच कितने प्रकार के वर्ग हैं, 3 प्रकार के वर्ग हैं यहाँ पर। तो जो पहला 2 वर्ग हैं वो संरक्षक वर्ग में आएंगे, गार्जियंस क्लासेस में आएंगे। राज्य में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के बीच आपस अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना ही क्या है, न्याय है। क्योंकि उनका कहने का मतलब ये है कि जब प्रत्येक वर्ग के द्वारा अपने अपने निर्धारित कार्यों को पूरा करते हुए आपस में सामंजस्य बनाए रखना ही क्या है, न्याय है। उस सामंजस्य की बात करते हैं, क्योंकि जैसे ही किसी वर्ग में आपस में सामंजस्य नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक उस वर्ग में सही तरीके से वो सिस्टम को डेवलप नहीं किया जा सकता, वो सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत की बात करते हुए कहते हैं, क्योंकि जो राज्य है उस समय, प्लेटो किस राज्य की बात करते हैं, आदर्श राज्य की बात करते हैं। तो जो आदर्शवादी लोग होते हैं तो राज्य को क्या मानते हैं, साध्य या संपूर्ण मानते हैं, और व्यक्ति एक क्या है, साधन, मीन एंड एंड की बात करते हैं। और राज्य के और व्यक्ति के बीच में जो रिलेशन मानते हैं, जो है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड कैंडिडेट, तो कौन से थ्योरी के फॉलो करते हैं, शाओविस्ट थ्योरी को मानते हैं, ऑर्गेनिक थ्योरी को, शाओवी सिद्धांत। तो इस प्रकार वो कहना चाहते हैं कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सकता है, राज्य से बाहर नहीं। राज्य क्या है, संपूर्ण है, और व्यक्ति एक क्या है, अंश है, उसका पार्ट है। जिस प्रकार के ऑर्गेनिक थ्योरी की बात होती है, जिस प्रकार एक हाथ को जो है शरीर से अलग कर देने के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को राज्य से बाहर कर दिया जाएगा तो उसका कोई अस्तित्व या वजूद नहीं रह जाता है। तो इस इनके कहने का, आदर्शवादियों का कहने का जो मीनिंग है वो ये कहते हैं कि व्यक्ति अपना जो डेवलपमेंट या पर्सनालिटी की विकास की बात करते हैं या व्यक्तित्व की विकास की बात करते हैं, तो राज्य पे रहकर ही अपना सार्वभौमिक विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्लेटो के न्याय सिद्धांत में मानव आत्मा के 3 गुणों के आधार पर जो है डिसाइड होता है। उसी प्रत्येक वर्ग के द्वारा ये डिसाइड करते हैं कि किस वर्ग का क्या काम है, और अपने अपने प्लेटो कहते हैं, इसी वजह दोबारा हम रिपीट करना चाहते हैं कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के बीच
अपने अपने कार्यों का संपादन करते हुए आपस में सामंजस्य बनाए रखना ही क्या है? न्याय है। कहीं कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वही फिगर से उसी से आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। सारी थ्योरी यहीं पर दी हुई है। तो अब ये प्लेटो इस प्रकार के न्याय की बात करते हैं। तो जो प्लेटो की न्याय की जो बात है, तो इस प्रकार का न्याय उस तत्कालीन परिस्थितियों में और देखा जाए तो आज के समय में भी प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि उनका जो मानना था कि प्रॉपर्टी एंड फैमिली है लोगों को भ्रष्ट करने का मुख्य कारण है। परिवार और संपत्ति ही लोगों को क्या करती है? भ्रष्ट करती है, या भ्रष्टाचार की ओर उसको जो है प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि बेटे का एडमिशन अगर जो है फॉरेन में करवाना, डॉक्टरी करवानी, इंजीनियरिंग करवानी है, या उसको अन्य चीज़ें की जो है उसकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करनी है, तो लिमिटेशंस तो हर व्यक्ति की है। अगर अनलिमिटेड कोई किसी की इच्छा हो जाएगी तो उसको एक तो है लीगल प्रोसेस से पूरा करना संभव नहीं है, तो व्यक्ति उसके लिए अनैतिक कार्य करना शुरू कर देता है। तो प्लेटो कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है परिवार और संपत्ति, तो इसीलिए वो संरक्षक वर्ग के पास जो गार्जियंस क्लासेस थे, उन्होंने ये मांग रखी उनके सामने कि ये ना तो परिवार रखेंगे, अर्थात ना तो शादी और ब्याह करेंगे, मैरिज करेंगे, और ना ही संपत्ति रखेंगे। उनको बाउंडेड कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो उनको प्रतिबंधित करते हुए उन्होंने कहा, और इनके साथ साथ जो प्रोडक्टिव क्लास है, जो उत्पादक वर्ग है, उनको परिवार और जो है संपत्ति रखने के लिए प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में क्या दे दी? अनुमति दे दी, या इजाजत दे दिया, परमिशन दे दिया। उनका ये उनकी जो न्याय की जो थ्योरी है, जो उनका ये न्याय का सिद्धांत है, उस करंट की जो कंडीशंस थी उसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने एक तरह से एनालिसिस करते हुए इस सिद्धांत तक पहुंचे कि ये प्रॉपर्टी एंड फैमिली, परिवार और संपत्ति, यदि संरक्षक वर्ग के जो है, जो गार्जियंस क्लासेस है, उससे अगर उसको वंचित कर दिया जाएगा तो ये भ्रष्टाचार, जो करप्शन फैल रहा है इस राज्य में, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार फैलाने का यही मुख्य कारण है। तो उसने जो है इसमें जो है गार्जियंस क्लासेस को जो है दोनों को रखने से मना कर दिया। इसके बाद जो है प्लेटो प्रोडक्टिव क्लास को सारी चीजें, क्योंकि उत्पादन के कार्य में कोई भी अकेला व्यक्ति उत्पादन के सभी कार्य को संपन्न अच्छे से नहीं कर सकता, तो उसके लिए परिवार और संपत्ति रखने के लिए काम करते। तो उन्होंने जो इस न्याय के सिद्धांत की बात करते हुए कहा कि जो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जो है प्रत्येक व्यक्ति, तो राजा का प्रत्येक वो का है शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना। जो फिलासफर किंग होगा, शासक होगा या दार्शनिक होगा, उस शासक को प्लेटो जो है दार्शनिक भी कहते हैं, तो वह उसकी अपनी एक रिस्पांसिबिलिटी होगी, उसकी एक जिम्मेदारी होगी, उत्तरदायित्व होगा उसका कि राज्य के शासन व्यवस्था को अच्छे तरह से देखे, उसको संचालित करे, देखे कि कहाँ पर क्या कमियां हैं, क्या उसके जो है जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, क्या लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो राज्य की शासन व्यवस्था को देखने का काम किसका होगा? दार्शनिक वर्ग या शासक का होगा। इसके बाद जो सेकंड क्लास में आता है, सेकंड नंबर पे आता है, मनोवेग की प्रधानता के आधार पर जब उसके सद्गुण साहस होता है तो सैनिक होता है। सैनिक की मुख्य जिम्मेदारी होती है राज्य की सीमा की सुरक्षा करना, कि राज्य में रहने वाले व्यक्ति, क्योंकि राज्य की स्थापना के मुख्य तीन उद्देश्य होते हैं: शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना करना। अगर शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना करने का उद्देश्य ना हो तो राज्य के गठन का भी कोई उद्देश्य नहीं है।
तो जो राज्य की पहली जिम्मेदारी होती, कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन सत्ता हो, उसको पहले ये ध्यान देना पड़ता है कि हमारे राज्य में रहने वाले लोग सुरक्षित है या नहीं। अगर सुरक्षित है तभी उसकी बने रहने का अधिकार है, नहीं लोग वहां स्ट्राइक करना लगेंगे, क्रांतियां करने लगेंगे, विद्रोह या क्रांति करने लगेंगे। तो इस प्रकार से जो सैनिक का काम है कि देश की जो है सीमा की सुरक्षा करना, वहां पर रहने वाले लोगों की जो है जान माल की रक्षा करना है। उत्पादक वर्ग का काम है वहां पर शासक वर्ग और सैनिक वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, खेती करना, एग्रीकल्चर का काम करना, ट्रेड या व्यापार करना। क्योंकि उत्पाद जो चीजें अपने यहाँ उत्पादन हो जाती हैं उसको जो है उसका प्रोडक्ट तो निकालना ही है। इसके साथ साथ यदि कोई चीज अपने यहाँ नहीं होती है तो व्यापार या ट्रेड के माध्यम से क्या होगा, आदान प्रदान भी होगा। भाई व्यापार तो यही ना कि अपने यहाँ की जो चीजें नहीं है दूसरे यहाँ से मंगाते हैं और दूसरे यहाँ की चीजें अपने यहाँ लाते हैं, भेजते भी हैं और लाते भी हैं। तो इस प्रकार से जो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की, उन्होंने बहुत सुंदर न्याय की बात कही, लेकिन इस प्रकार के न्याय को, जो इतना आदर्श न्याय को प्राप्त करना इस पृथ्वी तल पर संभव नहीं है। क्योंकि ये जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, मनुष्यों से बनी हुई है। अब मनुष्य सभी भौतिक तत्वों से लिप्त हैं। तो अब यदि मनुष्य सभी भौतिक तत्वों से लिप्त हैं तो उन सभी मनुष्यों से इस प्रकार की कल्पना करना व्यर्थ है। तो प्लेटो अपने, अर्थात इस प्रकार की जब बात होती है तो प्लेटो का जो न्याय किस पर है, कर्तव्य मूलक है। अर्थात वो कहता है ना कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के बीच अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आपस में सामंजस्य बनाए रखना ही क्या है, न्याय है। कोऑर्डिनेशन की बात करता है, वर्क स्पेशलाइजेशन की बात करता है, ड्यूटीज की बात करता है, यूनिटी इंटीग्रेशन की बात करता है। यूनिटी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, एकीकरण या एकता की बात कहते हैं। तो इस प्रकार से, और ये भी है प्लेटो का जो न्याय है, कुछ जो विद्वान हैं उसको सोशल जस्टिस के रूप में भी देते हैं, सामाजिक न्याय के रूप में भी देखते हैं। लेकिन ये इस प्रकार से सोशल जस्टिस पे नहीं आएगा, क्योंकि जो इसका जो न्याय की जो थ्योरी का जो मुख्य वो है, वो क्या है, जो है मोनोपोली देता है, एकाधिकार की बात करता है। जब मोनोपोली की बात करता है, एकाधिकार की बात करता है, तो वह सोशल जस्टिस जो है नहीं माना जाएगा जो है। तो इस प्रकार से जो हम कहते हैं जो है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है, पहले पॉइंट पे वर्ण व्यवस्था पे आधारित। जो भारत की वर्ण व्यवस्था है उसी आधार पर प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है किस पर आधारित है, भारत की वर्ण व्यवस्था के समकक्ष है। जैसे अपने यहाँ वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम है, जाति आधार पर जो सामाजिक संरचना का आधार है, इसी प्रकार प्लेटो भी अपने वर्ण व्यवस्था के समकक्ष जो है अपने सिद्धांत को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में प्लेटो का जो न्याय है, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, वर्क स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति होगा, अपने क्षेत्र में उसको क्या होगी, विशेषज्ञता होगी। सुरक्षा क्षेत्र के मामलों की अगर बात होगी तो जो सैनिक होंगे उस पे उनको विशेषज्ञ होना चाहिए कि देश की सुरक्षा के लिए किस कंडीशन पे हमको किस प्रकार के जो है उपाय करने चाहिए। और इसके प्लेटो का जो न्याय है कर्तव्य मूलक है, वो ड्यूटी की बात करता है। लेकिन आज समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कितना ईमानदारी से अपनी ड्यूटी देता है। ये तो समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि थोड़ा सा भी अपना ब्रेन यूज करे तो क्लियरेंस समझ में आ जाता है कि कौन सा व्यक्ति कितनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा है।
तो जब तक ये है कि जब तक किसी व्यक्ति पर बाउंडेशन नहीं लगाया जाता, क्योंकि जो राजस्व के एम्प्लॉय होते हैं, जो कर्मचारी वर्ग के लोग होते हैं, आप समझ सकते हैं कि किसी काम को कितनी बार दौड़ाते हैं, कितनी बार घुमाते हैं, वो कितना अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, ये प्लेटो ही जान सकते हैं जो है। और प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, नेक्स्ट पॉइंट है, पृथक्करण और जो है एकीकरण की बात करते हैं। अलग अलग होते हुए भी इंटीग्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग वर्ग भी हैं, अलग अलग वर्ग के बाद भी उसमें क्या है, एकीकरण की बात करते हैं, इंटीग्रेशन की बात करते हैं। और उसमें भी कोऑर्डिनेशन की बात, एकीकरण और सामंजस्य की बात भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे प्लेटो का जो न्याय है प्रकल्प पे मूलक सिद्धांत की स्थापना करता है। नेक्स्ट में प्लेटो अपने न्याय को सामाजिक न्याय करके पुकारते हैं, लेकिन इसको सामाजिक न्याय हम नहीं कह सकते, क्योंकि यह जो न्याय है एकाधिकार पर आधारित है, विशेषाधिकार पर आधारित है, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, और प्लेटो ने आत्मा के तिहरे न्याय का प्रतिपादन करते, अर्थात तिहरे न्याय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, प्लेटो। इसी प्रकार के क्वेश्चंस जब आगे चल के जब आप पीजी क्लासेस में आप यूजीसी नेट देने के लिए बैठेंगे, तो यही सब क्वेश्चंस जो है वहाँ आते हैं कि प्लेटो ने आत्मा के तिहरे से मतलब न्याय के तिहरा सिद्धांत किसने दिया, प्लेटो ने दिया। प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है, कार्य विशेषीकरण, वर्क स्पेशलाइजेशन पर, है ना। तो यहाँ पर वही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना लोग कैसे करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो प्रश्न बनता है तो प्रश्न पूछता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो वहाँ पर कैसे बिंदु आपको रखना है, उन चीज़ों को आपको फोकस करना है। हम पॉइंट टू पॉइंट बिंदु बोले दे रहे हैं, उसी को दो लाइन एक्सप्लेन करते हैं। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत की आलोचना करता, क्रिटिज्म ऑफ द प्लेटोस जस्टिस ऑफ थ्योरी की जब बात करते हैं, तो कानूनी धारणा नहीं वरन एक नैतिक धारणा है। जो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो क्या है, कानूनी नहीं है वरन क्या है, नैतिक है, मोरल है। नॉट ए लीगल कंसेप्शन बट ए इथिकल बिलीव। वो ओनली फॉर नैतिक अवधारणा के आधार पर ही उसको कह सकते हैं कि प्लेटो इस तरह की बात करते हैं, किसी भी कर्मचारी पर, किसी भी वर्ग के लोगों पर जो है कोई कानूनी बंधन नहीं कि आपको ऐसा करना ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे, दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में जो दार्शनिक वर्ग हैं, जितने राज्य की जो है मुख्य शक्तियां हैं, किसको प्रदान करते हैं, शासक वर्ग। तो प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत में सारे पावर्स जो है दार्शनिक वर्ग को जो है प्रदान कर रहे हैं। तो ये क्या है, उचित नहीं है, अनुचित है। मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। जो प्लेटो इस अपने आदर्श राज्य में जो न्याय की स्थापना की बात करते हैं, तो किसी भी जो है समाज की बात हो या किसी भी मनुष्य की बात हो, वो किसी भी दशा में उसका सर्वांगीण विकास पूरे समाज का करना संभव नहीं है या सभी व्यक्तियों का करना संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की अपनी खुद पर्सनल रुचियां होती हैं, इंटरेस्टेड फील्ड होती हैं। वो किस फील्ड में जाना चाहता है, किस फील्ड में वर्क करना चाहता है, वो व्यक्ति खुद डिसाइड करता है। जब वो व्यक्ति खुद डिसाइड करता है तो ये मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, क्योंकि जो प्लेटो की कल्पना है वो थोड़ा सा हटके है। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं। जो गुणों के आधार पर जो प्रधान लक्षण और जो है सद्गुण और वर्ग की जो प्लेटो बात करते हैं, तो इसका कोई मेजरमेंट करना, इसका कोई मापन करना, एक स्थायित्व स्केल के द्वारा इसको जो है मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है।
अर्थात जो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो ठीक प्रतीत नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना संभव नहीं है। परमिट टू अप्लाई टू एग्जिस्टिंग स्टेट, वर्तमान समय के राज्य में इस प्लेटो के न्याय सिद्धांत को लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का जो राज्य है, इस प्रकार के लोग ही नहीं मिलेंगे राज्य में, और जब लोग नहीं मिलेंगे तो इस प्रकार के जो है न्याय को स्थापित करने का वर्क कौन करेगा। सर्वाधिकार का मार्ग प्रशस्त होना, जिस प्रकार से प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत की बात करते हैं, इससे तो एक जो है डिक्टेटरशिप की शासन प्रणाली जो है क्या होती है, डेवलप होती, क्योंकि किसी भी राज्य में यदि किसी भी शासन के किसी भी अंग को यदि इतना पावरफुल बना दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्वाधिकार वर्ग या तानाशाही वर्ग में जो आ जाएंगे, डिक्टेटरशिप तानाशाही हो जाएगा। तो कहते हैं कि जो प्लेटो की जो न्याय सिद्धांत है उसके अनुसार ये शासन के किसी अंग को यदि इतना पावरफुल बना दिया जाएगा तो वो सिस्टम धीरे धीरे सर्वाधिकार की ओर क्या होगा, बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे अपने हाथ में पूरे पावर को कैप्चर कर लेगा, और कैप्चर करने के बाद क्या करेगा, मनमानी करने लगेगा, अपने इच्छा अनुसार करने लगेगा। वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित, किसी वर्ग के आधार पर व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल मान लेना ये अच्छी बात नहीं है। उसका जो प्लेटो समर्थन करते हैं वो उचित नहीं है। इंडोर्समेंट ऑफ क्लासेस प्रेगमेटिव अनफेयर, जो उसकी जो एक पक्षपात की बात करते हैं वो क्या है, उचित नहीं है, जो विशेष अधिकार की बात करते हैं। तो आज के इस प्लेटो के न्याय सिद्धांत में हमने मुख्य चीज़ों बताने का प्रयास किया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं।